हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए साइंस की क्लास है, जिसका यूनिट 11 करने वाले हैं हम विज्ञान का। और एमसीक्यूज प्लस व्याख्या सहित जो हमने प्रश्न किए थे कल 50 क्वेश्चंस किए थे, उसी के आगे हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा 51 नंबर का। 50 क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर लेना, आपको क्लास भी मिल जाएगी। चलिए, पहला जो प्रश्न है, हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? तो गुर्दे के ऊपर हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? जिसमें ऑप्शन है अधिवृक्क, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर गोनाड्स या लार। तो देखिए, इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अधिवृक्क जो है ग्रंथि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और यह कई हार्मोन का उत्पादन करती है, जिनमें एड्रेनालिन और कार्टिसोल शामिल होते हैं। ये हार्मोन शरीर की तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? तो मानव शरीर में जो रक्त समूह दुर्लभ है कौन सा है? ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। तो जो दुर्लभ है वो होता है ए बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी नेगेटिव जो है बहुत ही कम पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या इस तरह से है, ए बी नेगेटिव जो मानव शरीर में सबसे दुर्लभ रक्त समूह में से एक है। यह रक्त समूह केवल दुनिया के 1% से भी कम जनसंख्या में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? कौन सा एंजाइम है जो मानव के पेट में मौजूद नहीं होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रिप्सिन या म्यूकस। तो देखिए, जो मानव के पेट में नहीं होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका देख लेते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है, जबकि पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में मौजूद होता है। म्यूकस एक सुरक्षात्मक तत्व होता है जो पेट की आंतरिक परत को क्षति से बचाता है। देखिए, ट्रिप्सिन जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है, जहाँ पे इसका रिलीज होता है, यहाँ मिलता है। ठीक है, पेट के अंदर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम की मूल इकाई क्या है? ठीक है, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, पर यहाँ पे न्यूरल सिस्टम लिखा है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या न्यूक्लियन। तो इसकी जो होती है वो न्यूरॉन होती है, सबसे मूल इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की, न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। ये विशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं जो सूचना का आदान प्रदान करती हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है कि सूचना का आदान प्रदान कौन सी तंत्रिका तंत्र की करती हैं? ठीक है, तो न्यूरॉन करती हैं। ठीक है, जो संदेशों को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? तो पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? लार या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्तरस या फिर माल्टेज। तो पित्ताशय से बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक है, जिसे पित्तरस कहते हैं। की व्याख्या है कि यह यकृत जो है, लीवर, जो पित्त रस का स्रावन करता है और पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, तो उत्पन्न कौन करता है? लीवर, यकृत, और स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। तो उत्पन्न करना यहाँ पे गलत है कि उत्पन्न करता है। उत्पन्न यानी कि पित्तरस का श्रावण करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पे पित्त रस का जो है, पित्त का रस पित्ताशय उत्पन्न करता है, जबकि ये नहीं है। पित्त का रस क्या करता है, सॉरी, पित्ताशय क्या करता है? स्टोर करके रखता है इसको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? तो ये 120 और 80 mmHg माना गया है, जो सामान्य है। व्याख्या है, हृदय की संकुचित अवस्था के दबाव को
सिस्टोलिक और शिथिल अवस्था के दबाव को डायस्टोलिक कहते हैं। यदि मनुष्य में सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg तथा डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg होता है तो रक्तचाप जो है सामान्य माना जाता है, जबकि यदि सिस्टोलिक दबाव 140 mmHg से अधिक और डायस्टोलिक दबाव 90 mmHg से अधिक हो तो यह अवस्था उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेंशन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, आई होप। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों के मुख्य प्रयोजन क्या है? जो श्वेत कण हैं उसके मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, या ऑक्सीजन ले जाना, या शक्ति प्रदान करना। तो इसका मुख्य कारण होता है संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से बचाना। देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति और की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। इनकी संख्या कैसी होती है? लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है और मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 तक होती है। किसकी? श्वेत रक्त कणिकाओं की। लेकिन कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार का माना जाता है। जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण मौजूद होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रमुख कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं के रूप में जाना जाता है। किसे? धमनियां, नोड्स, लसिका या नली। तो रक्त वाहिकाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनहीन रक्त को ले जाने में। तो किसका कार्य होता है, किसे कहा जाता है? वो होती हैं शिराएं। ठीक है, किस तरह से देख लेते हैं। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? हृदय, धमनी और शिरा। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में जो वीनस होते हैं, शिराएं होती है, वेन्स जिन्हें बोलते हैं, वे रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी कि रक्त को ले जाती हैं। जो अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है, अशुद्ध रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन रहित। इसको शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं। जबकि धमनियां क्या होती हैं? जिसे आर्टरी कहते हैं, हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। फिर धमनियों शिराओं की अपेक्षा अधिक पेशी युक्त होती हैं। धमनियां क्या होती है? शिराओं की अपेक्षा अधिक पेशी युक्त होती हैं। और मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120 प्रति और 120 80 mmHg होता है। ये अलग से इसमें दिया गया है। तो रक्तदाब के बारे में अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का द्रव घटक कौन सा है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, प्लाज्मा और लाल रुधिर कोशिकाएं। तो रक्त का द्रव घटक कौन सा होता है? इनमें से जो है प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस तरह से देख लेते हैं, प्लाज्मा एक रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। कैसा? अजीवित तरल भाग होता है प्लाज्मा, जो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग क्या होता है? जल होता है और 7% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है और शेष पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कैसे होता है? प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह में है, एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ए बी रक्त समूह में क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें होते हैं एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में क्या होते हैं? एंटीबॉडी नहीं होते हैं। देखिए किस तरह से मनुष्य के रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उन्होंने रक्त को ए बी और ओ वर्ग में विभाजित किया। ठीक है, ये ग्रुप सबको पता होंगे। प्रत्येक रक्त समूह में एंटीजन एवं एंटीबॉडीज नामक 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी जिसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिनको हम पता बोल चुके। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो ए बी रक्त समूह होता है उनमें एंटीबॉडी
नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्रास नली जो इसोफेगस होता है उसका क्या काम है, भोजन का परिवहन या संचरण। ठीक है, भोजन ले जाना, ग्रहण करना। आमाशय का क्या कार्य है, भोजन का संग्रहण और मंथन करना, यानी कि भोजन को पचाना, उसको संग्रहित करके उसका पचाना। अग्नाशय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या कार्य है, हार्मोन और एंजाइम का श्रावण करना। ठीक है, अग्नाशय का क्या काम है, हार्मोन और एंजाइम का श्रावण करना। पित्ताशय गॉल ब्लैडर का है बाइल का संग्रहण और सांद्रण करना। ठीक है, तो इस तरह से डी का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट यहाँ भी है और सी का 4 है तो सी का 4 यहाँ है। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ए का दूसरा, बी का तीसरा। ठीक है, बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होता है जब माता पिता का रक्त समूह, ये एक तरह की एक बीमारी है। ठीक है, तो कब होता है, कैसे होता है, माता पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव हो, या माता पिता का रक्त समूह RH नेगेटिव हो, या माता RH पॉजिटिव व पिता RH नेगेटिव हो, या पिता RH पॉजिटिव या माता RH नेगेटिव हो। तो इस तरह से इनमें से सही आंसर जो है वो होता है पिता RH पॉजिटिव व माता RH निगेटिव हो, तब इस तरह की बीमारी बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, रक्त समूह में जीन IB और IB फर्स्ट जो है इसका, ये है ब्लड समूह का। ठीक है, जो जीन के रूप में इनको इस तरह से लिखा जाता है ब्लड में। ठीक है, इनका उपस्थित होना किस रक्त समूह को दर्शाता है। तो देखिए ए बी या ओ, तो ये दर्शाता है बी समूह को, बी रक्त समूह को। ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे दे रखा है ए बी और एल का डिग्री से। अगला प्रश्न है रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ फाइब्रोनोजन जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन एवं प्रोथ्रोम्बिन हैं, उनको रक्त में कौन कौन से पदार्थ, जो ये 4 पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या उक्त कोई नहीं है। तो ये होते हैं प्रोटीन। ठीक है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो रक्त में पाए जाते हैं। व्याख्या इनकी है इस तरह से कि रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ जो फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं। जो फाइब्रोनोजन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, एल्ब्यूमिन रक्त की ऑस्मोटिक दबाव को बनाने में मदद करता है, विभिन्न पदार्थों को वाहिकाओं के बीच स्थानांतरित करता है, और ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है और ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन पूछ लिया जाए तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, और प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, आंसर जो हमारा इसमें पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में से जो सही है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, मेडुला, मस्तिष्क, पोन्स या अनुमस्तिष्क। तो इन गतिविधियों को, खांसी छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है मेडुला का। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो मस्तिष्क का भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। आपात ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, या अधिवृक है, या थायराइड है, या पिट्यूटरी है। तो जो आपात ग्रंथि कहलाती है वो अधिवृक ग्रंथि होती है। ठीक है, अधिवृक ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा है कथन? पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है या वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा है थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। तीसरा कथन है वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इसमें से जो तीनों सही हैं, ठीक है, तो इसमें से जो हमारा द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से। पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है, सबको पता है, जो वृद्धि चयापचय को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स के विकास में मदद करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। वृषण जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, जो नरलिंगों में और उनके गुणों जैसे दाढ़ी मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। तो तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करेगी? हाइपोथैलेमस या थायराइड या अग्नाशय या फिर वृषण? तो इसको नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को जो है नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन, अधिवृक्क हार्मोन या थायरॉक्सिन या पारथ हार्मोन? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा अधिवृक्क हार्मोन होता है जो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसे अधिवृक्क हार्मोन नाम से ही जानते हैं, और जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो कौन सी ग्रंथि है वो? पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क या थायराइड? तो जो कैल्शियम स्तर को कम कर देती है वो ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। ठीक है, ग्रंथि जो रक्त कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है उसका क्या नाम है? थायराइड। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो इसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड वही है, अधिवृक्क और थाइमस। इनमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वो ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन या वृद्धि ग्रंथि भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। अगला प्रश्न है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। ठीक है, तो अग्नाशय, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? उसका इसका जो है हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो द्रव संतुलन और विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला प्रश्न है पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां क्या हैं? अंतःस्रावी हैं, बाह्यस्रावी हैं या फिर दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी हार्मोन रिलीज करती हैं जो सीधे रक्त में स्रावित होती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सीधे रक्त में स्रावित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है एक ग्रंथि का नाम बताएं तो जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है, उसका नाम क्या है? वाहक नलिका में स्रावित करती है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि? तो उसका नाम है बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जो वाहक नलिका में स्रावित करती है बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है हार्मोन विशेष उत्तकों ऊतकों होगा यहाँ पे या अंगों पर कार्य करता है। दूसरा कथन है हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तीसरा कथन है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही है, मतलब तीनों सही है कथन, तो हमारा आंसर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तदाब क्या है? हृदय पेशियों पर रक्त का दबाव, धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव, या फिर शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव या धमनियों की भित्ति पर रक्त का दबाव? तो रक्तदाब होता है वो दोनों पर होता है, धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, ये रक्तदाब की डेफिनेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न है
मानव के हृदय में द्विनली कपाट में स्थित होता है। ठीक है, द्विनली कपाट में स्थित होता है। कौन सा? दाएं निलय और फुफ्फुस महाधमनी के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य, या दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, या फिर कोष्ठ केवल और आलिंद के मध्य। तो यहाँ पे इसका मानव के हृदय जो द्विनली कपाट होता है वो कहाँ स्थित होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है बाएं आलिंद और बाएं निलन के मध्य स्थित होता है ये। तो हमारा बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही है? वो कौन सा होता है? सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला, वो है ए बी पॉजिटिव रक्त समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है, कौन से कथन है? पहले कथन पढ़ लेते हैं। प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ हैं जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं और उन्हें विकसित नहीं होने देते, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वे जीवाणुओं और विषाणुओं दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं, ये भी। तीसरा कथन है, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण हैं, ये भी सही है। चौथा है, पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका क्या है। इनमें से जो है विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम कौन कौन से सही हैं। देखिए, प्रतिरक्षी ऐसे पदार्थ हैं जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं, उन्हें विकसित नहीं होने देते, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है, पर यहाँ पे जो माना है आंसर वो सही माना है दूसरा और तीसरा। कौन सा? दूसरा और तीसरे आंसर को सही माना है यहाँ पे। तो इसका देख लेते हैं। हाँ, दूसरा और तीसरा नहीं हो सकता, वैसे पहला कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे आंसर सही है। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे दोबारा इसका आंसर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? कौन सा है आवश्यक तत्व? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रेनालिन और पेप्सिन। किसके निर्माण में आयरन या लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो वो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। अगला प्रश्न है, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। तो अम्ल क्षार का संतुलन किससे बनता है? यकृत द्वारा, गुर्दे द्वारा, पाचक पाचक ग्रंथि द्वारा या तिल्ली द्वारा? तो अम्ल क्षार का संतुलन बनता है गुर्दे द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुक का आरनेथ काउंट का उपयोग की गणना के लिए किया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या प्लेटलेट्स? तो इसका उपयोग किया जाता है न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की गणना के लिए। अगला प्रश्न है, एंट्रीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? प्लाज्मिन, हिपेरिन, विटामिन के या कैल्शियम? तो इसका सही आंसर है हिपेरिन से। ठीक है, हिपेरिन जो है थक्का जमने की प्रक्रिया में जो प्रोटीन सी है और एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, वो कार्य रुधिर का थक्का जमने प्रक्रिया में जो है हिपेरिन कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो वो है ट्रेबेक्युले कार्ने, मोनरो का फेरामेन या वेंट्रिकल या पोन्स बरोली। तो मस्तिष्क जो संरचना है, कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है इनमें से? वो है ट्रेबेक्युले कार्ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय की जो थैवेसियम वाल्व है वो पाया जाता है, हृदय की थैवेसियम वाल्व पाया जाता है किसमें? ऑप्शन है, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में या बाएं निलय में? तो ये पाया जाता है दाएं आलिंद में। ठीक है, थैवेसियम वाल्व दाएं आलिंद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एंटी ग्लूटिनोजन जो होता है, एग्लूटिनोजन लिखा हुआ है पर यहाँ पे एंटी ग्लूटिनोजन है। आ ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, केवल बी। सा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी, और द ऑप्शन है केवल ए। तो इसका जो है
ये जो कोशिका में निहित समूहजन है वो पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में। तो इसका आंसर है ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने का श्रेय है विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या अरस्तू। तो ये श्रेय जाता है शरीर में जो रुधिर परिसंचरण रक्त परिसंचरण होता है ये बताया किसने था, तो ये इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। ठीक है, व्याख्या शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने का श्रेय विलियम हार्वे को है क्योंकि रुधिर परिसंचरण से शरीर के अंगों को पोषण व ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ये इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा में, रुधिर कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में या श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। कौन सा रुधिर संचरण यानी रुधिर जो चढ़ाना नहीं चाहिए, बी ग्रुप को से ए बी ग्रुप को, बी ग्रुप से ए ग्रुप को, ओ ग्रुप से बी ग्रुप को और ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को। तो बी ग्रुप को ए ग्रुप से रुधिर संचरण नहीं करना चाहिए या ए ग्रुप को बी ग्रुप से। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है, रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है किससे, आरबीसी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पर, आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन पर, आरबीसी में उपस्थित वसा पर या आरबीसी में उपस्थित जल पर। किस पे आधारित होता है रक्त समूह का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस जो है रोग होता है वो कैसे होता है, तो इसमें जो है जो होता है कि पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। तो यहाँ पे दो दो जगह आंसर लिखा हुआ है पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्याख्या पढ़ लेते हैं, यह रोग तब होता है जब माँ RH और पिता RH होते हैं और भ्रूण RH होता है। माँ के शरीर में RH रक्त के प्रति एंटीबॉडी बनती है जो भ्रूण की रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे RH पॉजिटिव लिखना था, माँ जब RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव हो, या यहाँ पे नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, कथन ए है, ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसीलिए किसी अन्य रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो हमारा कूट कौन सा है इसमें से, सही है कि पहला कथन सही है परंतु उसका जो परंतु आर वाला कथन है वो असत्य है। ठीक है, पहला कथन सही है और आर असत्य है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया में WBC की संख्या कैसे होगी, घटेगी, बढ़ेगी या प्रभावित रहेगी या कुछ नहीं कह सकते। तो ल्यूकेमिया में जो WBC की संख्या है वो कैसी रहेगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, RH पॉजिटिव में पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीजन या दोनों, ए या बी और कोई नहीं। तो RH पॉजिटिव में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होते हैं केवल एंटी बी, केवल एंटी ए या एंटी ए और एंटी बी दोनों, या फिर ना ही एंटीबॉडी ए और ना ही एंटी बी पाया जाता है। तो AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज क्या है, किस तरह से क्या पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं। तो ये ना ही ए पाया जाता है और ना ही बी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है, 15 से 10 से 15 मिलीग्राम, 150 से 200 मिलीग्राम या 2 से 2.5 ग्राम या 25 से 30 ग्राम। तो वयस्क मनुष्य के शरीर प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित कर सकता है, वह 25 से 30 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है, तो ये होता है 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, 11 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, किस परिस्थिति में होगी, तो ये होगी एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, ओ है। ठीक है, यहाँ पे ओ लिखना चाहिए था, ओ है, रक्त समूह क्या है, अगर किसी का व्यक्ति का रक्त समूह ओ है और उसे ए रक्त समूह दिया जाए, क्या दिया जाए, ए। ठीक है,
इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो इसका ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगली क्लास में इन प्रश्नों के, और आगे प्रश्न कराएंगे। इस टॉपिक के अभी पार्ट 2 हुआ है आज हमारा। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, आपको ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे। मिलते हैं अगली क्लास में।